नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए केजरीवाल के खिलाफ सबूत। हाईकोर्ट के जज देखेंगे ईडी के पेश किए गए जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं। कोर्ट के कहने पर दस्तावेज दिखा रहे हैं। ईडी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है इस वक्त और कोर्ट के कहने पर ही दस्तावेज दिखाए गए हैं। इससे पहले कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप सबूत दिखाइए अगर आपके पास है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है अपनी याचिका में और ईडी और केजरीवाल का आमना सामना कोर्ट के भीतर इस वक्त हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त जो कि कोर्ट के अंदर जारी है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किए केजरीवाल के खिलाफ सबूत। यही सबसे बड़ी कड़ी है। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जारी है, लेकिन बड़ी बात यह कि कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप सबूत दिखाइए, तो ईडी ने सबूत दिखा दिए। क्या कुछ सबूत है इसमें? देखिए, सबूत तो अभी हाईकोर्ट में दिखाए जा रहे हैं, वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और हाईकोर्ट के कहने पर ईडी ने इसलिए सबूत दिखाए हैं ताकि वो हाईकोर्ट के सामने, अदालत के सामने वो स्पष्ट कर सके कि जो भी सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री को, वो किसी आधार पर भेजे जा रहे थे और उसी के आधार पर उनसे पूछताछ करने का जो सम्मन था वो ईडी की तरफ से भेजा गया था। और हाईकोर्ट ने शायद इसीलिए ईडी को स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप उन दस्तावेज़ों को हमारे सामने पेश करिए जिनको आप सबूत मानते हैं और जिनके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर रहे हैं। अब मसला ये बनता है कि अगर इस मामले पर हाईकोर्ट ने उन आधारों को सही मान लिया तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और गिरफ्तारी का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। हालांकि सीधे तौर पर इस मामले में अरविंद केजरीवाल ये तक कह चुके हैं, उनके वकीलों की ओर से कहा गया कि वो इस मामले में गवाह हैं या फिर आरोपी हैं, अब तक ये नहीं बताया गया। तो अब ईडी की ओर से जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं उससे ये ठीक तरीके से समझा जा सकेगा कि आखिर उनकी स्थिति क्या है इस मामले में और उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। और अगर स्थिति स्पष्ट होती है तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को भी ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है हाईकोर्ट की तरफ से। पीयूष बड़ी बातें बता रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कोर्ट के समक्ष गए ये मांग को लेकर कि ईडी उनके साथ थोड़ी नरमी बरते, सख्ती ना बरते और फिर वो ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए पीयूष तैयार हैं। तो क्या अगर कोर्ट की तरफ से रास्ता क्लियर हो जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल पेश होंगे ईडी के समक्ष? देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे कि उनको पेश होना है और या फिर लगातार जो जांच एजेंसी है उसके संबंध की नाफरमानी करनी है और उसका जवाब ही भेजना है और या फिर अदालत का रास्ता तय करना है। क्योंकि अगर दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में ईडी के दस्तावेज़ों को सही मानता है और ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश हों, तो ऐसी स्थिति में उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता रहता है और इस मामले में तय अरविंद केजरीवाल को ही करना है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे नजर बना के रखिए पीयूष, मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है ये सुनवाई के बाद ही पता लगेगा कि हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। पीयूष नजर बना के रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज खाते फ्रीज को लेकर इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के आरोपों पर फिर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जवाब दिया है। भारत के लोकतंत्र का अपमान न करे राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। भारत का लोकतंत्र राहुल से बड़ा है, हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है, रविशंकर प्रसाद के जरिए कहा गया। कांग्रेस का अकाउंट देश का अकाउंट कैसे हो गया? तो कांग्रेस के खाता फ्रीज को लेकर घमासान मचा हुआ है। आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी आ चुके हैं। सबसे बड़ा घमासान है ये।
हम आपको बताते हैं कांग्रेस ने आरोप क्या लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बीजेपी का जवाब भी आया है। सबसे बड़े विपक्ष का खाता फ्रीज कर दिया गया, कांग्रेस ने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अकाउंट फ्रीज पर सफेद झूठ बोला है, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 14 लाख रुपए के मामले में 200 करोड़ का जुर्माना। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस से आयकर विभाग की रिकवरी कानून सम्मत है, कानून के हिसाब से हो रही है। तीसरी बड़ी बात, लोकतांत्रिक संस्थाओं से दखल देने की अपील की गई है कांग्रेस की ओर से। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल के हर बयान से कांग्रेस का ग्राफ ही गिर रहा है। चौथी बड़ी बात, ये लोकतंत्र की फ्रीज करने की कोशिश है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। पूरा आला कमान इस वक्त बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आरोप लगाया गया। तब बीजेपी ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस का अकाउंट, अगर उसकी बात हो रही है तो ये देश के अकाउंट का कैसे हिस्सा है। पांचवी बड़ी बात, चुनाव आयोग और कोर्ट भी इस मामले में चुप है। कांग्रेस ने सवाल पूछा तो बीजेपी ने जवाब दिया है इसी ओर की राहुल सोनिया ने दुनिया में लोकतंत्र को बदनाम किया है। छठी बड़ी बात इससे जुड़ी हुई कि कांग्रेस के खातों को जबरन फ्रीज किया गया। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी को बताना होता है कि कितना पैसा आया है, ये बीजेपी की तरफ से पलटवार आया। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा पॉइंट यह है कि 14 लाख रुपए के मामले पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जवाब दिया कि पैसों की जानकारी न देने पर छूट खत्म हो जाती है। इसके अलावा आठवीं बड़ी बात, चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 56%, कांग्रेस को 11% मिले, ये कांग्रेस ने याद दिलाया चुनावी बॉन्ड जो जिसका खुलासा हुआ। तो फिर दूसरी तरफ बीजेपी ने ये जवाब दिया कि राजनीतिक पार्टी को हर साल रिटर्न दाखिल करना होता है, तो उसमें सब कुछ साफ हो जाता है। नौवीं बड़ी बात यह कि हम ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से इस तरह से सूख कर कांटा हो गई है। 10वीं बड़ी बात, प्रधानमंत्री कांग्रेस को आर्थिक रूप से दबा रहे हैं, आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से। तो 10वीं बड़ी बात जो बीजेपी ने जवाब दिया है, सोनिया राहुल गांधी दोनों बेल पर बाहर हैं। उन्होंने याद दिलाया इस पूरे मामले पर कि वो बेल पर बाहर हैं। और आपको बता दें कि बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कहा कि सरकार कांग्रेस को पंगु बनाना चाहती है, खत्म करना चाहती है। तो कुल मिलाकर बैंक खातों पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी संघर्ष जारी है, घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के सभी खाते फ्रीज किए गए, ये राहुल गांधी का कहना है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। मुझे अपने जेपी मूवमेंट के आंदोलन के दिनों की याद आ गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, याद है ना? इमरजेंसी का दिन, जेपी की अगुवाई, कांग्रेस पार्टी की हार, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख कर कांटा हो गई है। फिर भी कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज हुआ तो देश का अकाउंट फ्रीज हुआ। मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस?
डोंट इंसल्ट इंडियन डेमोक्रेसी। राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को इस तरह से आप शर्मसार नहीं करें। तो वार पलटवार आपने सुना। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के आरोपों का खाता बही क्या कुछ है। कांग्रेस का आरोप क्या है? साल 2017 से 18 कुल जो प्राप्ति हुई 199 करोड़ हुई। ये देखिए, हम आपको पूरा ग्राफ दिखा रहे हैं। इसमें जो कैश मिला है उसका आंकड़ा 14,49,000 है। कुल जो दान है वो 0.07% है। साल 2024 पर रोक लगी, जिसमें 210 करोड़ 25 लाख इस पे आंकड़ा पहुंचा, और जबरन जो जब्त हुए वो 115 करोड़ 30 लाख तक हुए। सजा जो है कुल दान का 106% होता है। ये देखिए, एक पूरा खाता बही हम आपको बता रहे हैं साल 2017-18 से लेकर साल 2024 तक। अब राहुल गांधी ने बताई खातों पर लगे फाइन की डिटेल भी। राहुल गांधी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 14 लाख का मामला है, 210 करोड़ जुर्माना लगा। किसी कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। 20% लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, क्या करें? रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। इनको नई बात नहीं हो तो अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगापुर जाते हैं तो वही कहते हैं, लंदन जाते हैं वही कहते हैं, और आज उन्होंने यहां भी कह दिया। आज उनके झूठ का मैं पोल खोलूंगा। लेकिन राहुल जी, सोनिया जी, आपको अगर देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? अगर देश के लोग आपको वोट नहीं देते और आगे नहीं देने वाले हैं तो हम क्या करें? अगर राहुल गांधी की यह अपेक्षा है कि भाजपा के मित्र उनके लिए कैंपेन करें तो ये तो हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका तो स्टॉक मार्केट इतना गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब समझे कि जब जब राहुल गांधी से मुंह खुलवाएंगे तब तक स्टॉक मार्केट उनका और गिरेगा। बैंक खातों पर सियासी वार पलटवार तो जारी है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ राहुल का एक नया बयान भी अब आ गया है। हमारी लड़ाई आसुरी शक्तियों से है, ये राहुल गांधी ने दोहराया। नफरत भरी आसुरी शक्ति से लड़ाई है। पहले शक्ति को लेकर बयान दिया गया था, अब कहा जा रहा है कि नफरत भरी असुर शक्ति से हमारी लड़ाई है। क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का, आपको सुनवाते हैं। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। सर, वन क्विक क्वेश्चन। असुर शक्ति से लड़ाई हो रही है, ठीक है? नफरत भरी असुर शक्ति। सर, वन क्वेश्चन। और पिछले 1 घंटे में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, पहले राहुल गांधी की और उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। अब राहुल गांधी की आपको बड़ी बातें बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़े विपक्ष का खाता फ्रीज कर दिया गया, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। 14 लाख रुपए के मामले में 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया इनकम टैक्स की तरफ से। ये लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश है। हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। लोकतांत्रिक संस्थाओं से दखल देने की अपील की। देश के 20% लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, ये भी कहा राहुल गांधी ने। चुनाव आयोग और कोर्ट भी इस मामले में चुप है। हम ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आरोप लगाया। हम रेलवे टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं, राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया। अपने नेताओं को दूसरे शहर नहीं भेज पा रहे हैं, ये लोकतंत्र को फ्रीज करने की कोशिश है। और संबित पात्रा ने फिर किस तरह से जवाब दिया है बीजेपी की ओर से, आपको सुनवाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी और खर्च का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी दोनों मंच पर मौजूद थे। दोनों आज मुचलके पे बाहर हैं, बेल पे बाहर है,
क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस, जिसके घर के अंदर, कोठी के अंदर केवल एक भ्रष्टाचार से 5,000 करोड़ रुपए रखे हो, और A to Z ऑफ कांग्रेस करप्शन, अगुस्ता वेस्टलैंड से जेड तक अगर हम चले जाएंगे तो जो रकम उस कोठी के अंदर रखी हुई है, एक इलेक्शन नहीं पूरे विश्व के इलेक्शन को फंड करने के लिए यथेष्ट है। तो संबित पात्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा इनकम टैक्स बकाया का पूरा मामला कैसे इसको पलटकर कांग्रेस इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस सबसे पहले अपने पाले में झांक कर देखे कि वो क्या कर रही है। ये मामला पेनल्टी से जुड़ा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंचे, सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बातें रखी हैं, आपको सुनवाते हैं। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. जहां तक कांग्रेस पार्टी और खर्च का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी दोनों मंच पर मौजूद थे। दोनों आज मुचलके पे बाहर हैं, बेल पे बाहर है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का गबन किया है मां बेटे ने एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 इन नेशनल हेराल्ड केस। और इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें, अजय माकन की तरफ से कहा गया 14,40,000 पर 210 करोड़ का दंड दिया गया। ये अजय माकन की तरफ से आरोप लगाया गया। अपना 285 करोड़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बीजेपी को कभी ऐसा दंड नहीं भरना पड़ा। हमारे पास उम्मीदवारों को देने के पैसे तक नहीं है, हमारे पास विज्ञापन देने के पैसे नहीं है। 30 साल पुराने मुद्दे पर अब नोटिस भेजा गया। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? कांग्रेस पार्टी आज फ्रोजन है। आप सोचिए, हम आश्चर्यचकित हैं। रात भर सोते नहीं है हम में से कुछ लोग। कभी कभी 2 दिन 3 दिन जब सीसी की मीटिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, 4 बजे प्रधानमंत्री यहां से जाते हैं। जब हम 10 बजे सुबह जगते हैं तो हम देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 रैलियां समाप्त हो चुकी। जो देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे जाकर के
हम 2-1 दिन में थक जाते हैं। हर दिन का रूटीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, 4 बजे जाना, 6 बजे कहीं और पहुंच जाना, 9 बजे लोगों के बीच में रहना और फिर 4 बजे तक यहां कार्यालय में बैठक करना। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पसीना और मेहनत, PM, P से पसीना, M से मेहनत। तो इस बार लगातार वार पलटवार हो रहा है। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस उतर गई तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे बीजेपी पर हल्ला बोला है, आपको सुनाते हैं। देश की जनता, एक आम नागरिक एक देख सकता है कि बीजेपी ने चुनावी चंदा बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए हैं, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले हैं। और ये वो पैसे जो बॉन्ड से बीजेपी ने लिए हैं, इसके अलावा जो कैश में इनके पास आता होगा तो कोई अकाउंट ही नहीं है। आप इनके खर्चे देखिए, हर तरफ इनका एडवर्टाइजमेंट लगा है और एडवर्टाइजमेंट में भी मोनोपोली बना ली है। प्रिंट मीडिया हो, टीवी हो और सोशल मीडिया हो, इनका बहुत डोमिनेशन है। लेकिन इतने पैसे एक पार्टी जमा कर सकती है, हिंदुस्तान के 70 साल के डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऐसा कोई नहीं किया। ये पहली बार ये सरकार अनेक ढंग से पैसे आज उठा रही है और इनके 5 स्टार ऑफिसेस से बड़े बड़े हर जगह आप देखिए, और 4-4, 5-5 फ्लाइट एक मीटिंग को जाते हैं और उनके पीछे और 2-4 जाते हैं। एक मीटिंग का इतना खर्च होता है तो शायद ही कोई पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसका 10% भी नहीं कर सकती मुकाबला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बदायूं हत्याकांड की। बदायूं डबल मर्डर केस का राज अब खुलने वाला है, क्योंकि इस केस का जो दूसरा आरोपी जावेद रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो गिरफ्त में आ चुका है पुलिस की। आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब जावेद हर राज खोलेगा पुलिस के सामने। बदायूं डबल मर्डर केस पर जो हर राज है वो बेपर्दा होगा। ये सन्न कर देने वाला हत्याकांड, जो 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की गई, जिसके जरिए हत्या की गई, उसका जो पहला आरोपी रहा उसका इनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब जो दूसरा आरोपी है वो गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि बदायूं कांड का जो दूसरा आरोपी है जावेद, उसे गिरफ्तार किया गया। बरेली से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। जावेद का मेडिकल अब पुलिस कराएगी। जावेद को मेडिकल के लिए पुलिस ले गई है। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, मेडिकल कराने के लिए पुलिस ले गई है। अब पेशी होगी और फिर सारा जो पुलिस की कोशिश होगी जावेद से पूछताछ में हर वो राज सामने आए कि इस हत्याकांड को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, वो क्या मकसद था, वो क्या मोटिव था जो 2 मासूम बच्चों की इतनी बेरहमी के साथ हत्या की गई। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस हत्याकांड का सच जो बताएगा वो आरोपी जावेद ही बता सकता है कि उसमें 2 आरोपी बताए गए, एक का एनकाउंटर हो चुका है तो दूसरा आरोपी गिरफ्त में आ चुका है। अब इस मामले में आरोपी जावेद से पूछताछ के बाद वो राज सामने आएगा। और अब हम 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये आरोपी साजिद जिसका एनकाउंटर हो चुका है, एनकाउंटर में मारा गया आरोपी साजिद, ढेर कर दिया गया। और दूसरी तरफ आरोपी जावेद। ये 2 आरोपी बताए जा रहे थे जो कि 2 मासूमों की हत्या करने के लिए इन्हीं पर ही इल्जाम है। अब जो आरोपी जावेद है वो गिरफ्त में आ चुका है और उससे पूछताछ की जाएगी।
जिसके बाद वो राज का पर्दाफाश हो पाएगा जो इस पूरे मामले में छिपाया जा रहा है। और जब पुलिस जावेद को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी तब मौके का जायजा लिया संवाददाता पुनीत शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। देख सकते हैं कि आप आरोपी जावेद है जिसको लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है मेडिकल के लिए। पुलिस इस वक्त इसको लेकर के जा रही है और इसने बरेली में जाकर के सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। फिलहाल तमाम सवाल इससे पूछे गए हैं और अब पुलिस इससे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने हत्या क्यों की है। और जावेद की गिरफ्तारी के वक्त का वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस के हवाले करने की मांग कर रहा है जावेद। बार बार कह रहा है मुझे पुलिस के हवाले कर दो, जहां कांड हुआ वहां हमारे अच्छे संबंध, ये जावेद की तरफ से कहा गया। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो। तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा है तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद मेरा दोस्त है भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड पीछे हाँ सही है। देखा मुझे जे इनकी रुका इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ भाई? अब वो आपके हाथ में इसका फोटो है। इसका फोटो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा और आइए अब आपको दिखाते हैं जावेद से पूछताछ में अभी तक क्या क्या खुलासा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ। जावेद गिरफ्तार हो गया और पुलिस से क्या खुलासा आपको बताते हैं। उस दिन मैं घर के नीचे नहीं था, दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, ये आरोपी जावेद की तरफ से कहा जा रहा है। साजिद ने नहीं बताया संगीता के घर क्यों जा रहा है। साजिद ने जो किया उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये आरोपी जावेद ने कहा। साजिद ऐसा करेगा कभी अंदाजा नहीं था। साजिद मेरा भाई था लेकिन कुछ नहीं बताता था। साजिद छोटी छोटी बात पर लड़ाई करता था, छिपने के लिए दिल्ली की तरफ गया था। जानकार ने समझाया भी कि सरेंडर कर दो, सरेंडर नहीं करोगे तो साजिद की तरह मरोगे, ये कहना है आरोपी जावेद का। तो ये कबूलनामा आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पुलिस पूछ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। पुनीत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट दिखाई, मेडिकल कराने के लिए लेकर गई है पुलिस अब किस किस एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी? इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो क्या है? देखिए इस मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो फिलहाल जावेद का बयान है, क्योंकि जावेद के बयान से साफ होगा कि आखिर साजिद ने यह हत्या क्यों की। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस वक्त साजिद वहां पर पहुंचा था जावेद उसके साथ था। आज जब हमने दोबारा संगीता से बातचीत की, जो मृतक बच्चों की मां, उसने फिर यही कहा था कि जावेद गेट पर खड़ा हुआ था, जबकि जावेद ये बयान दे रहा है बार बार कि वो उस वक्त हत्या के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, वो दुकान बंद करके चला गया। तो ऐसे में पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का डेटा भी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। इकबालिया बयान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे पता लगेगा कि आखिर जावेद वहां पर था या नहीं था। और हत्या की जो असली वजह है, सबसे अहम इस हत्याकांड में जो चीज है वो है हत्या की वजह की। आखिर 2 बच्चों की हत्या वो भी इतनी नृशंसता से क्यों की गई है? क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ हुआ है कि एक बच्चे आयुष के शरीर पर 14 चाकू के वार किए गए थे, जबकि जो दूसरा बच्चा अहान था
उसके शरीर पर 2 चाकू के हम वार किए गए थे। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चों पर इतनी निर्दयता क्यों अपनाई थी साजिद ने, आखिर क्यों बच्चों का कत्ल किया? मोटिव जो है वो जानना पुलिस के लिए जरूरी है। और साजिद की तलाश की साजिद के बाद अब जावेद की तलाश की जा रही थी। जावेद पुलिस के हाथ में, और लेकिन पुनीत, ये अहम है, जब ये भागकर दिल्ली गया तो किन किन लोगों के संपर्क में आया, ये भी बहुत अहम सवाल है। फिर इसने सोची कि इसे सरेंडर करना है और उसके बाद यहां तक पहुंचा जब पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो अपने बयान पुलिस को दे रहा है। इसका कहना है कि ये मौके पर मौजूद नहीं था। जैसे इसको पता लगा कि साजिद ने हत्या की है, ये यहाँ से दिल्ली चला गया। सवाल यही है जो पुलिस भी जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, इससे लगातार पूछताछ करी है कि आखिर किन लोगों के संपर्क में था, मोबाइल स्विच ऑफ करने से पहले इसने किन किन लोगों से बात करी, दिल्ली जाकर के। पुनीत, बड़ी बात आप कह रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ करने से पहले किन किन लोगों से बात करी, दिल्ली भाग के गया तो किन किन लोगों के संपर्क में। मैं आऊंगी आपके पास पुनीत। और मृतक बच्चों की जो माँ संगीता ठाकुर हैं, उन्होंने TV9 से कहा है हत्या के वक्त जावेद भी मौजूद था। ये मां ने कहा है जावेद से मेरे सामने पूछताछ की जाए, साजिद के साथ ही आया था जावेद। इस वक्त हमारे साथ दोनों मृतक बच्चों की मां संगीता मौजूद हैं। संगीता जी, साजिद को तो एनकाउंटर में मार दिया, जावेद अभी गिरफ्तार हुआ है, वो सरेंडर करने आया था। उसका कहना है कि वो हत्या के वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो था, उससे पूछो, उसने क्या, मुझे मेरे सामने उससे बात करवाओ, मुझे उसके सामने पेश करवाया जाए कि वो हम तब उससे पूछताछ करी जाए, मेरे सामने करवाई जाए। तो जावेद को आपने खुद देखा था? हाँ, वो भी था। वो दुकान बढ़ा के गया, आखिर क्यों इतनी जल्दी गया बढ़ा के, और वो भी बरेली पहुंचा जाके, क्यों? हुआ क्या था उस दिन? उस वक्त दोनों साजिद और जावेद एक साथ आए थे, क्या हुआ था पूरा बताइए। यहाँ से आया, जब दुकान में आया तो बोलो कि जैसे उसकी सलून की है, हमारी भाई कॉस्मेटिक की है दुकान, लेने आया क्लेचर लेके। वो बोला कि मुझे 5000 रुपये भाभी ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लो भैया से। हम आके इनसे पूछा फ़ोन से, उसके सामने नहीं, आके अंदर पूछा तो बोले कि तुम देखो दे दो, कोई बात नहीं, वो दे देगा, सवेरे दे दे। हमने ठीक है, तो मैंने निकाले रुपए उसे दे दिए। फिर वो खड़ा रहा, मुझे फिर ये ना पता चला वो कितनी निकाल के हमारे बच्चे ले गया ऊपर। अच्छा, हाँ। तो जब साजिद यहाँ आया था तो जावेद उसके साथ में ही था? हाँ। अच्छा, गाड़ी साथ में आए थे? हाँ, दोनों थे साथ में। घर के अंदर ही आए थे वो लोग, या बाहर गेट पे? नहीं, वो दुकान में थे, वहाँ से लेके किनारे गया, अंदर नहीं घर के आए थे। अच्छा। वहाँ से बाहर से ऊपर लेके चले गए। तो जावेद भी साथ में ऊपर गया था? हाँ, नहीं, वो था, लेकिन वो यहीं था, नीचे इंतजार कर रहा था उसका। जावेद से आपकी कोई बात हुई थी? जावेद ने कुछ कहा हो उस वक्त आपसे? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, जो कुछ हुई उसी से बात हुई मेरी। अच्छा, हाँ से? हाँ। अच्छा, उसके बाद ऊपर लेकर के चले गए। फिर आपको कैसे पता लगा कि ये सारा हमारा जो एक बेटा बचा, उसको भी मुंह पकड़ के मारने जा रहा था, तो उसके चाकू वाकू लगा है हाथ में, तो वो उसकी कीक नहीं निकली, छोटे वाले की कीक निकली, तो ये भगा ऊपर। मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो हम एक आध अपने बच्चे बचा लेते, मुझे क्या पता। उसने गेट बंद करके मारे दोनों बच्चे, इतनी तड़प के। उसने बहुत कोशिश करी हमारे बच्चे ने भागने की, भाग नहीं पाया। सब बहुत है। क्या चाहती, किस तरीके की सजा मिले उसको? सजा मौत हमारे सामने ही, जैसे हमारे बच्चे तड़पे वैसे ही हम तड़पते हुए उसे देखेंगे, तब मेरे सुकून आएगा, मेरे दिल में वैसे शांति नहीं मिलेगी जैसे हमारे बच्चे तड़प के मारे। मेरा छोटा वाला कितना तड़पा होगा, किस तरह से उसके प्राण निकले हैं। 6 साल का था हमारा बच्चा, मेरा बच्चा था इतना बड़ा था, उसने क्या बिगाड़ा था उसका। उससे भाई कहता था, मैं बाल कटा के आता, भैया ऐसे बाल काट दो, ऐसे काट दो। तब फिर उसने मुझसे क्या दुश्मनी थी मेरे बच्चों से, ये तो बताए मुझे क्या था, किसी ने करवाई दुश्मनी से। हमारे बच्चे बहुत बुरे, मेरे बेटा तो बड़ा वाला। TV9 पर आपने एक मां का दर्द सुना, और आपको ये भी बता दें कि बदायूं डबल मर्डर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। आयुष पर 14 बार धारदार हथियार से हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है आयुष के शरीर पर 14 घाव के निशान मिले हैं। आहान पर, जो दूसरा बेटा है, आहान पर 2 बार धारदार हथियार से हमला हुआ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया।
तो इस पूरे हत्याकांड ने हिलाकर रख दिया है। साजिद जावेद की हैवानियत का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको आइए बताते हैं। आयुष आहान पर ताबड़तोड़ वार किया गया। आयुष के शरीर पर 14 जख्म मिले हैं। आहान के शरीर पर 2 घाव मिले हैं। आयुष पर 14 बार धारदार हथियार से निर्ममता से वार किया गया। आहान पर 2 बार तेज धार वाले हथियार से वार किया गया। वहीं आयुष की गर्दन पर चाकू से 3 बार हमला किया गया। आयुष के कंधे, छाती पर भी चाकू से वार किया गया। आयुष के कान पर भी चाकू से अटैक किया गया। किसी कीमत पर आयुष को छोड़ना नहीं चाहते थे हमलावर। आहान पर चाकू से 2 हमले हुए। गर्दन पर 1 वार हुआ। आहान पर इतना तेज वार हुआ कि गर्दन की हड्डी तक कट गई। और अब आपको पुलिस की बात सुनाते हैं। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसमें दोनों बच्चों को इंसाइज वुंड्स आए हैं। जो बड़ा बच्चा है 13 साल का आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं। गर्दन, शोल्डर और चेस्ट और हाथों में उसके चोटें हैं, ऑल इंसाइज वुंड्स। छोटे बेटे के 2 चोटें हैं, वो गर्दन और चेहरे पे चोटें हैं। सर, इसके अलावा और कहीं पे बॉडी पे निशान कुछ मिले हैं या मारने के कुछ इस तरीके से? नहीं, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और निशान नहीं मिले हैं। और कॉज ऑफ डेथ दोनों का एंटी शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज निकल के आया है। और इस बीच आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे को लेकर बदायूं से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा। बदायूं में आयुष और आहान नाम के 2 सगे छोटे भाइयों की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है कि आयुष पर चाकू के 14 वार किए गए थे। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 14 वार आयुष के जिस्म पर किए गए थे, जबकि जो उसका छोटा भाई था आहान, उसके शरीर पर चाकू के 2 वार किए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि एक्सक्लूसिव हमारे पास आई है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि आयुष के गर्दन पर चाकू के 3 वार किए गए, उसके कंधे पर चाकू के कई वार किए गए, कान पर चाकू के वार हैं, इसके अलावा छाती पर भी चाकू के वार हैं, हाथ में भी उसके चाकू लगा है। कुल मिलाकर जो कातिल साजिद था उसने एक के बाद एक 14 वार बहुत तेजी से आयुष के जिस्म पर किए थे। सबसे ज्यादा जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है, कंधे के आसपास और गर्दन, वहां पर चाकू के 14 वार किए गए। और इसके अलावा जो आयुष था उसके भी गर्दन पर चाकू का 1 वार किया गया, जबकि गर्दन के निचले हिस्से पर एक और वार चाकू का किया गया। यानी कि ताबड़तोड़ चाकू के हमले आयुष के शरीर पर किए गए थे। इस बात को बताता है कि किस तरीके से जो कातिल साजिद था उसने जो निर्दयता दिखाई है इस हत्या में, जानबूझ करके पूरी साजिश के तहत वो चाकू अपने पास लेकर के आया और उसके बाद बहाने से उसने आयुष और उसके छोटे भाई आहान को छत पर ले गया और वहां पर चाकू के ताबड़तोड़ हमले किए। जाहिर तौर पर इस जो चाकू के 14 वार किए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि उसने अपनी कोई दुश्मनी इन बच्चों से निकाली है। फिलहाल जो चाकू था वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। और तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स बता रहे थे पुनीत, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, इस मामले में पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी लीड है वो है आरोपी जावेद का गिरफ्तार होना, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन उसके बयान पर है जो उसने कैमरे के सामने दिया और जो बच्चों की मां कह रही है। अब ये पूरा केस है, कैसे आगे बढ़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल आरोपी का जो कबूलनामा है वो है। आरोपी क्या बात पुलिस के सामने रखता है और अपने बातों को सही ठहराने के लिए वो क्या क्या सबूत देता है। जैसा कि आरोपी कह रहा है कि उसने दुकान बंद की और फिर वो वहां से चला गया। अब पुलिस एग्जैक्ट जो टाइम ऑफ इंसिडेंट था उसको और आरोपी के मोबाइल के जो नेटवर्क है उससे खंगालेगी। इसके अलावा किस किस लोगों को कितनी देर में फोन किया, वो यहाँ से जिस तरीके से दिल्ली जाने की बात कर रहा है तो वो किस चीज से गया, क्या किसी ने छोड़ा, जो बस में गया, बस का क्या टिकट था, ये तमाम चीजें। दूसरी तरफ जो मां के बयान है, मां के बयानों को भी तस्दीक करेगी। साथ में जो पुलिस है वो मां बाप दोनों के मोबाइल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी अब खंगाल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिद पुनीत नजर बना के रखिए, बहुत बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब इसकी एक एक कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पुलिस कैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाती है, एविडेंस या सबूत कैसे इकट्ठा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत। और अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बिहार इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी ने जल्दी फैसला लेने को कहा है। जल्दी फैसला नहीं लेने पर एक तरफा ऐलान हो जाएगा। आरजेडी ने कांग्रेस को 5 सीटों का ऑफर दिया है। देखिए, अब तक बात बन नहीं पाई है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर और पेच फंसा हुआ है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के अल्टीमेटम पर कांग्रेस ने बैठक की है। जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस ने बैठक की है। कांग्रेस बिहार की 10 सीटों पर अड़ी है। कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। संदेश आरजेडी नेतृत्व को भेज दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। धमकी देकर कांग्रेस पर नहीं दबाव बनाया जा सकता, तो यानी मिल बांटकर ही बात तय करनी जरूरी है। और सीट बंटवारे पर तेज प्रताप यादव का बयान भी आ चुका है। बातचीत जारी है, जल्द ऐलान होगा। तेज प्रताप यादव का कहना है, एनडीए के लोग परेशान न हो, बीजेपी को इस बार जनता सबक सिखाएगी। सीटों का अभी डिस्कस चल रहा है। अभी हड़बड़ा करके कोई फैसला नहीं ना ले लेगा। जब बंटवारा होगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। एनडीए के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चिंता करें कि 24 में 25 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस बार पब्लिक उनको सबक सिखाएगी। और कुमार विक्रांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक तरफ तो आरजेडी कह रही है कि कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बात अटकी कहाँ है? जो पेच फंसा हुआ है वो किन सीटों को लेकर है? क्या कुछ बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 3 बड़े पेच हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस पार्टी कटिहार से चाहती है तारिक अनवर को टिकट देना, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा, बेगूसराय से वो कन्हैया कुमार के लिए टिकट चाहती है। और तीसरी अहम बात यह है कि मीरा कुमार, जो सासाराम से चुनाव लड़ती रही हैं, सांसद रही हैं पहले वहाँ से, वो अपने बेटे के लिए काराकाट से टिकट चाहती हैं, क्योंकि उनके पति और बेटे वो ओबीसी से आते हैं, वो एससी नहीं है, और सासाराम सुरक्षित सीट है। इसके बदले में अगर काराकाट आरजेडी देती है तो औरंगाबाद की सीट चाह रही है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी अपने पुराने बड़े नेता राजपूत नेता को वहां से लड़ाना चाहती है। तो ये पेच फंसे हुए हैं। इसी बीच में आरजेडी की ओर से जब ये कहा गया कि 6 सीटें आप ले लीजिए और हम आज ऐलान कर देंगे, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि 10 से कम सीटों पर हम नहीं मानेंगे। बड़ी बात जो है लब्बो लुआब ये है कि 3 बड़े पेच आपने बता दिए, लेकिन आरजेडी 5 सीट ऑफर कर रही है कांग्रेस को, तो कांग्रेस 10 सीटें चाहती है। बहरहाल नजर रहेगी कि इंडिया गठबंधन में जो बिहार में फॉर्मूला है सीट शेयरिंग को लेकर क्या निकल कर आता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।